हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक छोटा सा आपको डेमो देंगे। ऑनलाइन डेमो पहली बार हो गई, अभी तक हम क्लास पढ़ाते थे। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि एक जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या फिर हमारा आधुनिक भारत या कोई सा भी जीएस का सब्जेक्ट होगा, वैसे मैंने स्टार्टिंग हिस्ट्री से किया है। तो एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नियर अबाउट मैंने 7000 क्वेश्चंस के आसपास देखे हैं, 7000 क्वेश्चंस देखे हैं। तो उनको हम पढ़ने का अभ्यास जारी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये होगा, ये मई के आखिर तक मैं आपका पूरा समाप्त कराऊंगा। ठीक है ना। इसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या होंगी, वो मैं सब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर ये पसंद आता है, ठीक है ना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आज हम एक डेमो के रूप में अपना एक 10 क्वेश्चन का छोटा सा सेगमेंट देखेंगे कि एसएससी एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और इसमें इंग्लिश वालों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों चीज़ों को आपको पैरेलल लेके चलूँगा। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत के आज हमने स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस हैं वो लेने स्टार्ट किए हैं। तो ये पूरा PYQ सीरीज रहने वाली है। ठीक है ना। और ये जो है आपको आगे वाला जो समय होगा उसमें किस तरीके से बनेगी, ये हमारा जो मार्स एकेडमी का जो आपका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगा, ये आपको वहीं पे मिलेंगी। लेकिन अभी हम 2-3 क्लास 10-10 20 क्वेश्चंस की आपको कराएंगे ऑनलाइन, ताकि आपको ये पता लगेगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो ये प्राचीन काल के भारत के हमने कुछ यहाँ पे आपको दृश्य दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम बगैर समय को व्यर्थ किए हुए अपना जो है स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम इनको कैसे करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के टियर 1 और टियर 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले हमने उनको रखा है। चलिए, गो शब्द, गो मतलब गाय होता है, आपको पता है, जिसका अर्थ गाय है, से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं, यानी कि इनसे बहुत सारे शब्द बने हैं। तो वैदिक काल, जो वैदिक पीरियड है, इसमें एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो धनी व्यक्ति जब होते थे, क्योंकि ये बात है, क्योंकि जो व्यक्ति गाय ज़्यादा रखेगा उसी को कहा जाता था धनी व्यक्ति। तो धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी उसको कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता था? गोमत उसको कहा जाता था। क्योंकि आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं मेसोलिथिक पीरियड, मध्य काल या मध्य पाषाण, तो उस समय में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पशुपालन। तो उस समय जिस व्यक्ति के पास, जो सबसे धनी व्यक्ति होता था, उसके पास सबसे ज़्यादा पशु मिलते थे। फिर आते आते नवपाषाण काल में जो आपका न्यूलिथिक पीरियड होता है, तो न्यूलिथिक पीरियड में हमने कृषि को स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया। तो उस एग्रीकल्चर में जिस व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक थी, उस व्यक्ति को धनी व्यक्ति कहा जाता था। तो उसी चीज़ को जोड़कर पूछा गया हमारे साथ वैदिक सभ्यता से। वैदिक पीरियड आपके पास 2 होता है, एक आपका होता है क्या, प्री वैदिक पीरियड, और एक आपका होता है पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल। तो ये बात कर रहा है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा धनी होता था, उस काल में व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, आर्य। आपको पता है आर्य के बारे में वैदिक पीरियड में बताया जाता है। जो आर्य है, तो आर्य कहाँ से आए थे, है ना। तो 3 थ्योरी इसमें दी जाती है। सबसे पहले एक थ्योरी आती है कि जो आर्य है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, है ना, एशिया के मध्य भाग से आए थे, ये बताया गया था मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है ना। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो उत्तरी ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, ये वहाँ से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जो आर्य हैं ये तिब्बत की भूमि से आए हैं। तो तीनों कोटेशंस आपको याद होनी चाहिए। हालांकि इसको हम लिखवाएंगे, अभी हमारे पास डेमो चल रहा है तो हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। ठीक है ना। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिस पर सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब जहाँ पर 7 नदियाँ, 7 नदियों की भूमि को कहा जाता था सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग, कौन सा इसका एक पार्ट नहीं था? ये आपका 23 सितंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। तो आपको पता है सिंधु जो था, रावी नदी आपको पता है, सिंधु की एक सहायक नदी है, झेलम और सिंधु, तो ये तीनों भाग तो इसी के थे। लेकिन शिप्रा नदी इसका भाग नहीं था, क्योंकि शिप्रा नदी के जो किनारे बसा हुआ शहर है उसका नाम क्या है? उज्जैन। और जहाँ पर महाकुंभ भी लगता है, जहाँ पर क्या लगाया जाता है? महाकुंभ। शिप्रा नदी पर एक महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ आपको पता है, महाकुंभ आपके पास 4 लगते हैं, जिसमें से एक महाकुंभ की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है। आपकी बात करेंगे प्रयागराज, जहाँ अभी हमारा महाकुंभ हुआ है, ये भी गंगा नदी के किनारे लगता है। नंबर 3 की बात करेंगे हम उज्जैन, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे लगता है। शिप्रा नदी के किनारे आपका क्या लगता है? आपका महाकुंभ लगता है। और नंबर 4 लगता है नासिक, जहाँ अभी लगने वाला है ना, कुंभ लगने वाला है। और जो नासिक लगता है, ये लगता है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो महाकुंभ से क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज़्यादा रहेगी। तो भारतवर्ष में 4 महाकुंभ लगाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक, देखो ऋग्वैदिक से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं थे। तो जो ऋग्वैदिक की आपकी शेड्यूल ट्राइब्स थी उनका हिस्सा नहीं थे। तो आम जनता हुआ करती थी, योद्धा वैरियर्स भी हुआ करते थे, पुरोहित जो मतलब पूजा पाठ करने वाले हुआ करते, पूजा पाठ यानी कि शिल्पकार यहाँ पर नहीं थे। तो शिल्पकार इसके नहीं थे। शिल्पकार मतलब शिल्पी मतलब जो बर्तन बनाने वाले, जो मतलब अपने हाथों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके शिल्पकार कहलाते हैं। तो शिल्पकार नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, शिल्पकार इसका हिस्सा नहीं थे, जनजाति का हिस्सा नहीं थे। चलिए आगे देखेंगे। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, आपको पता है वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था हमारे पास हुआ करती थी। कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था थी आपको पता है। सबसे पहले क्या हुआ करता था, ब्राह्मण। सबसे पहले क्या था आपके, ब्राह्मण था। ब्राह्मण के बाद आप देखते हैं तो क्षत्रिय था, क्या था, क्षत्रिय। और क्षत्रिय के बाद आप देखेंगे वैश्य था, जो व्यापार किया करते थे, वैश्य था। और वैश्य के बाद आप देखेंगे तो शूद्र था, वैश्य के बाद क्या था, शूद्र। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था हमारी थी। तो पूछा गया है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था। तो वैश्य था, बिल्कुल था, क्षत्रिय भी था, ब्राह्मण भी था, लेकिन समिति नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समिति। तो 4 वर्ण अव्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल या वैदिक काल के अनुसार इसमें से समिति व्यवस्था नहीं थी। नंबर 5 वेदांग। आपको पता है वेद क्या होते हैं, 4। और 4 वेद को हम बात करेंगे हालांकि, तो अभी बता देते हैं। ऋग्वेद है, उसके बाद हमारे पास सामवेद आता है, उसके बाद हमारे पास यजुर्वेद आता है, उसके बाद हमारे पास अथर्ववेद आता है। तो क्यों ना एक छोटी छोटी सी बात हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास आपका ऋग्वेद आता है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट वेद है। और अगर मैं कहूँगा बताइए इसका सबसे नया मंडल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1st and 10th, पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। इसमें कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 10। अगर ऋग्वेद की बात करूँ मैं, ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनको पढ़ने वाला, उनका उच्चारण करने वाला, उनको बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम छोटी बात कर सकते हैं एक सामवेद के बारे में। सामवेद में संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना जाता है। और इसकी जो मंत्रों का उच्चारण करता है, जो इनको पढ़ता है, उनको बोला जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है, उद्गाता। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे हम बात करेंगे फिर यजुर्वेद की। तो आपका जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या होता है कि इसमें पूरी की पूरी जो हवन करने की बात की जाती है, पूरी जो हमारे कर्मकांडों का किस तरह से क्या किया जाना है, तो इसमें हम यजुर्वेद में बात करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे पास आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आपको पता है पूरा जादू टोना वशीकरण का जो जितना भी है वो सब हमारे किस में किया जाता है, अथर्ववेद में किया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर वेद के बारे में थोड़ी सी बात बताई है। खैर यहाँ वेदांग की बात करें, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीनतम काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो पूछा गया है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में आसान भाषा में कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कितने हमारे पास, 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, ठीक है ना। चलिए तो इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज से आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर का आपका मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरा विश्वास है कि आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार, भाई आश्रम था आपको पता ही था, तो मनुष्य के जीवन में 4 चरण हुआ करते थे। तो आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है, बताइए। तीसरा पूछ लिया गया है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने की बात की जाती थी। ब्रह्मचर्य के बाद जो व्यक्ति था वो बनता था किसमें, गृहस्थ में। किसमें बनता था, गृहस्थ जीवन। और जब वो गृहस्थ जीवन से क्या होता था, अपना मतलब पूरा कर लेता था, उसके बाद वो चलता था वानप्रस्थ की ओर। क्या चलता था वो, वानप्रस्थ की ओर। और फाइनली वो लेता था संन्यास। तो ये आपके 4 चरण हैं जिंदगी के जो बताए जाते थे। तो पहला ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ था, तीसरा क्या था, वानप्रस्थ। और ये तीसरी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर होगा, वानप्रस्थ इज द 3rd चरण, है ना, 3rd स्टेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। तो इस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो इस जन का उल्लेख मिलता है सबसे पहले किसमें, हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। और आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बताइएगा। अथर्ववेद में जो इनके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है, हु रिसाइट्स द मंत्राज ऑफ अथर्ववेद इज नोन एज। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट आपको जरूर करनी है, ठीक है। चलिए आज का डेमो का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जहां से आपको आपका पूरा पाषाण काल,
जिसको आप प्री हिस्टोरिक या प्री स्टोन पेज भी बोलते हो, तो मध्य पाषाण काल या फिर आपका नवपाषाण काल, यहाँ पर आपको गुफाएं मिली हैं, सेल्स मिली हैं और इन पर आपको चित्रकारी मिली है, आर्ट मिली है। तो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में है, तो इसमें किसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से स्थल हैं जो हमारी सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, या फिर मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके जो है नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो आप दो तीन स्थानों का नाम बता सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले बात कर सकता हूँ जिसका नाम है सराय नाहर, बात कर सकता हूँ मदहा। तो ये दोनों प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं, प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं, ठीक है ना। आप और यहाँ पर नाम देख सकते हैं, जैसे आप नाम देख सकते हैं अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना। तो ये नाम आपके पाषाण युगीन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी मैंने आपको लेक्चर देने का प्रयास किया है। इसमें आप ये समझेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाया है। इस तरह के आपको मैं 2 लेक्चर और दूंगा। इसके बाद हम किस तरीके से शिफ्ट होंगे अपनी एकेडमी के ऊपर, अपनी गूगल प्ले के ऊपर जो हमारी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। और हम 7000 क्वेश्चंस, यकीन मानिए 7000 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा, और पूरा जीएस जितना एसएससी ने पूछा है मैं आपके एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस आपके टिप्स पे करा दूंगा। मुझे इतना यकीन है आपके ऊपर भी, अपने ऊपर भी। और इसको हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।